जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मास्टर उसे एक ऐसी जगह पे ले के जाते हैं जहाँ का वक्त बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा धीरे चलता है और यहाँ बैठकर ये आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर कल्टीवेशन कर लेने के बाद ये वापस से अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि मोटू उसके सामने गिरा पड़ा है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। वो भागते भागते आ रहा होता है, कह रहा था मोटू ये क्या हो गया तुम्हें। असल में मोटू का हाथ टूट चुका होता है। जैंग उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तब मोटू उसे बताता है कि कुछ डिसिपल्स आए थे मैजिक वर्ल्ड एकेडमी के, वो यहाँ पर पंगा लेने के लिए आए थे और फिर ये सब हो गया। फिर हमें पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर ये बंदा आता है, मोटू का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम सचमुच हमारे साथ जीत सकते हो। वो उसका हाथ बहुत जोर से पलट देता है जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और वो बंदा कह रहा होता है, हैं अगर लॉर्ड के साथ डील नहीं होती ना तुम्हारी तो मैं तुम लोग को आराम से मार सकता था, लेकिन अभी के लिए नहीं मारूंगा। और वैसे ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम लोग हमारी एकेडमी को हरा सकते हो। तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो हमारे सामने। तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं, बस कचरे हो। और हाँ, याद रखना बहुत बुरा हाल करूंगा मैं तुम्हारा। प्रेजेंट में आता है मोटू कह रहा होता है जब अगली बार मैं उससे मिलूंगा तो देखना मैं उसका हाथ तोड़ूंगा। सैंग कह रहा होता है कि चिंता मत करो, वो लोग बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं हमारी तरह ही हैं और तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है ना, क्योंकि 6 महीने के बाद देखना तुम उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। वहां पर वो एल्डर भी रहते हैं। सैंग कह रहा होता है एल्डर इस टाइप की इंजरी तो सिर्फ उस प्लांट से ही ठीक की जा सकती है जो कि ब्लू माउंटेन पे मिलती है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। वो कहते हैं हाँ, अगर वो थोड़ा सा भी मिल जाए तो आराम हो जाएगा, लेकिन वो माउंटेन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ बहुत बड़े बड़े और ताकतवर बीस्ट्स रहते हैं। मैंने सुना है कि आज तक जितने भी लोग गए हैं जल्दी कोई वापस लौट कर नहीं आया है, और कोई वापस लौट कर आता भी है तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे बाद में बचाना नामुमकिन हो जाता है। जैन कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन चलिए सबसे पहले हमें इसे बेड पे ले जाना होगा। फिर वो लोग बेड पे लेटा देते, जैन चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एल्डर रहते हैं ग्रीनी को कह रहे होते हैं कि हमें सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर जैंग वापस नहीं आने वाले हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन ग्रीनी कह रही होती नहीं, मैं इस सेक्ट को धोखा देकर नहीं जाने वाली हूँ। वो कह रहे होते कौन सा सेक्ट, ये कोई सेक्ट नहीं है, ये बस एक बच्चों का खेल है, समझी। और वो जो मैजिक वर्ल्ड एकेडमी है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जैंग उनके सामने जीत सकते हैं? तुम एक 4 स्टार रैंक कल्टिवेटर हो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम में इतना सारा पोटेंशियल है और सिर्फ कुछ लड़कों की वजह से तुम इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। मगर ग्रीनी कहती है कि नहीं, उसे जैंग पे पूरा भरोसा है और वो उस पर पूरा विश्वास करती है। इधर सीन चेंज होता है, हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर देख रहा होता है। अभी उसे सब हर्ब्स तो मिल नहीं रहे होते हैं, ये सैवेज ब्लू माउंटेन होता है और इसे अभी भी याद रहता है कि इसकी मौत यहीं इसी माउंटेन के आसपास में हुई थी। ये तो ढूंढ रहा होता है कि कहीं से कोई बढ़िया वाला हर्ब्स मिल जाए जो इसे चाहिए होता है। तब इसकी नज़र जाती है साइड में, वो एक वाइट पिंकल फ्लावर होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा मेडिकल हर्ब होता है। वो जाता है उसे चुनने तो उसके हाथ पर ब्लड गिरने लगता है, तो वो इधर उधर देखता है, फिर ऊपर देखता है तो वहाँ पेड़ के ऊपर पूरी डेड बॉडीज पड़ी हुई रहती है। तब हम देखते हैं कि पीछे से एक बहुत बड़ा वल्चर आ जाता है और जैंग वहां से भागने लगता है क्योंकि ये वल्चर बहुत ताकतवर रहता है और इसे पता चल चुका था कि ये हंटिंग ग्राउंड में है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसे और अंदर जाना पड़ेगा। वल्चर भी बहुत तेज होता है, वो उसका पीछा कर रहा था और फाइनली अब ये डेड एंड पे आ चुका होता है। अभी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो वल्चर लेकिन इसके पीछे पड़ गया होता है हाथ धोकर, तो वो भी कूद जाता है और नीचे में एक जो तने रहते हैं उसे जाकर पकड़ लेता है। लेकिन वो वल्चर फिर से आता है तो एक गुफा रहती है नीचे में, वो गुफा उसे दिख जाती है। वो उस तने को छोड़ता है और तुरंत ही उस गुफा में घुस जाता है, बस थोड़ी सी चोट लग चुकी होती है इसे। अब इसके साथ वो बिल्ली भी रहती है, तो ये कह रहा होता है कि मैं अपना कुछ वक्त लूंगा और इस वक्त में अपनी इंजरीज को हील करूंगा क्योंकि मेरे पास और कुछ है भी तो नहीं अभी। अब बिल्ली कुछ ढूंढ रही होती है तो जैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला है क्या। तब हमें दिखाया जाता है कि आगे एक बहुत बड़ी सीढ़ी रहती है। जैंग कह रहा होता है आखिर इस जगह पर ऐसा रास्ता किसने बनाया होगा। वो बिल्ली बहुत खुश होती है, वो तो तुरंत ही घूम घूम कर सीढ़ी के ऊपर जाने लगती है और इधर जैंग खुद सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं अभी हूँ कहाँ पर, लेकिन मुझे ये जगह भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि मुझे पता चले कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। और वो वल्चर, क्या वो वल्चर अभी भी यहीं पे होगा, लेकिन चलो देखा जाए। और फिर जब वो ऊपर जाता है तो उसे हाथ के निशान मिलते हैं जो कि पूरे खून से लथपथ होते हैं। वो कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है। तब हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकलता है उसे सामने में एक बहुत मस्त चीज़ दिखती है और ये एक हब वाला गार्डन रहता है जहाँ पर एकदम बड़े बड़े हब्स रहते हैं और ये हब्स इतने ज़्यादा दुर्लभ हैं कि अगर किसी को इस गार्डन के बारे में पता चल गया तो वो एक दूसरे को जान से मार देगा। किस लिए, वो भी सिर्फ इन हर्ब्स के लिए। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। अब उसे पता था कि अगर झोपड़ी यहाँ पर है तो जरूर यहाँ पर पहले से ही कोई ना कोई रहता है, तो चलो जाकर उसी से पूछता हूँ। लेकिन वहां तो जाल लग चुका था। वो पूछता है क्या कोई घर पे है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ा होता है लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ रहता है क्योंकि इसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी होती है और इसके सामने एक चेस बोर्ड जैसा भी कुछ रहता है। इधर जैंग कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी मौत तो बहुत पहले हो गई है लेकिन इसकी बॉडी अभी तक सड़ी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो मेडिकल हर्ब्स हैं इनकी फ्रेग्रेंस की वजह से इसकी बॉडी अभी तक सड़ी नहीं है। लेकिन बॉडी के अंदर सबसे अजीब बात जानते हो क्या है, कि ये बॉडी डेड है लेकिन फिर भी इसके अंदर से ऐसा ऑरा बाहर निकल रहा था जैसे कि ये जिंदा है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
हो सकता है फेस की वजह से हो। उसके बाद जैंग इनके सामने झुकता है, प्रणाम करते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करिएगा कि मैं इस जगह पर आ गया, लेकिन मेरी फ्रेंड की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और मैं उसके लिए बस कुछ मेडिकल हर्ब्स लेने के लिए आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये बॉडी अचानक से मूव कर जाती है और इशारा कर रही होती है। बिल्ली बहुत ज़्यादा डर जाती है और इधर इसे लगता है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी, लेकिन वो उसे इशारा कर रहे होते हैं कि उस तरफ जाओ। तब वहां पर जैंग को कोई चीज़ दिखती है जिससे उसे पता चल चुका होता है कि उनका दफ होने का वक्त अब आ चुका है। तो वहां पर कोई और नहीं होता है, तो जैंग को ही ये काम करना पड़ेगा। तो वो एल्डर से कह रहा होता है कि एल्डर, लगता है कि आपका दफन होने का वक्त हो चुका है, तो चलिए मैं आपको माउंटेन पे ले जाकर वहां पर दफन कर देता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस एल्डर को लेता है और माउंटेन के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन हवाएं भी काफी तेज चल रही होती है, जैसे उसके रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट बार बार आ रही हो। तब हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर के बाद पहुंच चुका होता है इस जगह पर। यह जगह भी काफी अजीब रहती है और डोर ऑटोमेटिक होते हैं, खुल जाते हैं। फिर जब वो उन्हें उस कब्र में रखता है तो अचानक से उनका ब्रेसलेट गिर जाता है। सैंग कहता है, एल्डर आपका ब्रेसलेट गिर गया, रुकिए मैं आपको वापस से दे देता हूँ। लेकिन जब तक वो देने जाता है तब तक वो जो कफन होता है वो अचानक से सील हो गया होता है। अब जैंग को ये पता चल गया होता है कि वो एल्डर इसे ही ये ब्रेसलेट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। वो जो ब्रेसलेट होता है वो एकदम टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है और चारों तरफ होने लगता है। इसके हाथ में ये पावर आ रही होती है, ये कह रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब वो ब्रेसलेट अचानक से इसके दिमाग में कहने लगता है कि इसमें 13 मोती है और ये 13 मोती अलग अलग पावर को डिफाइन करती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सब चीज़ एकदम नॉर्मल हो चुका होता है और ये एक और तरीके का आर्टिफैक्ट रहता है। आगे चलकर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और फिर इसके दिमाग में और भी आवाज़ें आ रही होती है। तब थोड़ी देर बाद जाकर इसे ये पता चल चुका होता है कि वो एल्डर कोई नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थे, वो एक ब्लड कल्टिवेटर थे। जो ब्रेसलेट के कुछ मोती होते हैं उनमें कुछ एक दो मोती में पैटर्न्स बन जाते हैं और ये इसकी ब्लड की वजह से होता है, लेकिन जो बाकी होते हैं उनमें ये पैटर्न्स नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा तो जितने भी मोती हैं 13 के 13 उन सभी में ब्लड पैटर्न्स बन जाएंगे और फिर ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। असल में ये इसकी पावर को ही डिफाइन कर रहा था। अब अभी तो उसके 3 ही मोती एक्टिवेट हुए थे और तीनों की अलग अलग एबिलिटीज थी। जैसा जो पहले वाला है वो फाइटिंग के लिए होता है और जो दूसरा वाला होता है वो मेडिकल के लिए होता है, जो कि हमारा जैंग पहले से ही है। और जो तीसरा वाला वीड होता है वो पावर को स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है बिल्कुल अलग तरीके से। इस चीज को जानकर इसे बहुत खुशी मिलती है और ये भी कि अभी जितना कमजोर ये है, ये ब्रेसलेट भी उतना ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ब्रेसलेट है, क्योंकि जब धीरे धीरे कर जैंग ताकतवर बनेगा तब ये ब्रेसलेट भी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, जो यहाँ तक देख रहे हैं, मैं आप लोग को एक रूटीन बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं द राइज ऑफ एक्सट्रीम डेविल को फिनिश करूंगा, क्योंकि वो कॉमिक फिनिश हो चुकी है। उसके बाद अल्टीमेट वॉर स्पिरिट के कुछ एपिसोड्स रह जाएंगे, तो वो भी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। और साथ साथ ये भी फिनिश वाला कॉमिक है, तो ये भी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा चिंता मत करो, एक एक कर सबको फिनिश कर दूंगा धीरे धीरे। और यहाँ तक देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए तुम सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।